अगर आपको पता चले कि सबसे पहले रुक करते हैं इंडिया टुडे के आशीष मिश्र का। आशीष, 10 सीटें, 7 भारतीय जनता पार्टी के लिए, 3 समाजवादी पार्टी के लिए, ऐसा सीधा गणित दिख रहा था। लेकिन 8वें उम्मीदवार के तौर पे संजय सेठ ने पर्चा भरा तो घात प्रतिघात शुरू हो गया। संजय सेठ की दावेदारी पर आएंगे, पहले ये बताइए, ये जो बीजेपी के 7 उम्मीदवार हैं, इनके क्या समीकरण हैं? किसने किसके लिए वीटो किया? कहा जा रहा है कि राजनाथ सिंह के हट करने की वजह से सुधांशु त्रिवेदी रिपीट हुए, बाकी और कोई रिपीट नहीं हुआ। क्या क्या समीकरण रहे? केशव मौर्य की कितनी चली, संगठन की कितनी, संघ की कितनी? ये 7 उम्मीदवार कैसे चयनित हुए? तो देखिए लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा ने अपने लीडर्स को उनको तवज्जो दी है प्रॉपर, जिनके आदमी जिनके लोग थे और प्रॉपर वो काम कर रहे थे पार्टी में, तो उनको पार्टी ने इस बार क्या क्या उनको महत्व दिया है। आप देखिए कि सुधांशु त्रिवेदी लोकसभा में, राज्यसभा में थे और उन्हीं को सिर्फ रिपीट इसलिए किया है कि देखिए वो एक चेहरा बन के उपड़े। संबित पात्रा के बाद अगर राष्ट्रीय मुद्दों पर किसी आदमी ने बहुत तार्किक ढंग से कोई बात अपनी करनी शुरू की है तो वो सुधांशु त्रिवेदी है। उन्होंने एक अपना अलग एक ऑडियंस बना दिया है। तो उनको उनको उनकी डिमांड भी थी और उनको जाना भी था, क्योंकि राजनाथ सिंह उनको बैक कर ही रहे थे, लेकिन वो डिजर्व भी कर रहे थे कि उनको था एक ब्राह्मण चेहरा चाहिए था जो डिबेट्स में और उस पर रखते, तो तो सब मेन इश्यू था इसमें। मुगलसराय जी संगीता सिंह हैं, वो राजनाथ सिंह की काफी क्लोज हैं, उनसे काफी अच्छे रिश्ते हैं लोग के। इनके लिए राजनाथ सिंह, मैंने स्पेशली जो मेरी जानकारी है इसके लिए कहा था कि इनको राज्यसभा भेजा जाए, क्योंकि उधर छत्तीस बिरादरी में, उधर बनारस और उधर मुगलसराय उधर साइड में एक अच्छी बिरादरी छत्री की है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था इसमें। तो इसके लिए राजनाथ सिंह कह रहे थे। तो दूसरी तरफ आप उधर गाजीपुर से आ जाइए तो संगीता जो बिंद है उसमें, संगीता बलवंत बिंद जो है, तो वो अपने जो राज्यपाल हैं वहाँ उनके मनोज सिन्हा जी के काफी पारिवारिक संबंध है इनसे, और मनोज सिन्हा ने इनके बारे में लगातार इनके बारे में पैरवी कर रहे थे। देखिए ये जो पूरा गणित लगाया है भाजपा ने, अमरपाल मौर्य के लिए किसने कहा? इसलिए इनको केशव मौर्य, अमरपाल मौर्य केशव मौर्य के आदमी थे। केशव मौर्य जब यहाँ पे अध्यक्ष बने तब वो यहाँ पर सक्रिय हुए। तो देखिए क्या हुआ है कि आप अगर इन लोगों को देखेंगे, इन सब लोगों को, तो ये लोग जो थे, ये लोग अपने कहीं ना कहीं अपने किसी परिवार के सदस्य की भी पैरवी कर रहे थे। ये भी आप सोचिए कि इनको पार्टी लगता था कि आने समय में इन लोगों में से कोई अपने परिवार के लिए टिकट ना माने, इसलिए इनके अभी ही इनके क्लोज लोगों को यहाँ टिकट देके इनको ये बता दो कि देखिए आपको हमें तवज्जो दी है। तो ये भी पीछे एक रणनीति थी कि इनके परिवार के लोगों को ना देकर इनके जो क्लोज लोग हैं उनको आप अकोमोडेट कर दीजिए, राज्यसभा में भेजते, या आगे भी आने वाले चुनाव में एमएलसी इलेक्शन होंगे तो उसमें भी। तो ये पार्टी की रणनीति, ताकि उनका जो दबाव है, जो प्रेशर को बना लेते हैं कि भाई नहीं मेरे परिवार से इनको टिकट मिलना चाहिए, लोकसभा में इनको मिलना चाहिए, तो उसके भी एक ये रणनीति है पार्टी के, इनके लोगों को टिकट देकर। अच्छा, आरपीएन सिंह, उनका दिल्ली से टिकट तय हुआ? लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, कांग्रेस से आए, बाकी नेताओं को अकोमोडेट किया गया, जितिन प्रसाद को किया गया, ज्योतिरादित्य को, जिसका जैसा कद। आरपीएन सिंह का देखिए क्या हुआ कि देखिए आरपीएन सिंह शाही सैंथवार बिरादरी से आते हैं, जो कि एक कुर्मी बिरादरी से बिल्कुल है। और अगर आप गोरखपुर और उधर कुशीनगर देवरिया बेल्ट जाएंगे तो सैंथवार और निषाद में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। तो भाजपा ने क्या किया है कि जो अभी कुर्मी का जो राजनीति है, कुर्मी के अंदर से मिली जुली, जो बहुत जगह सैंथवार को ही अभी तक था कि जब तक भाजपा का उभार हुआ तब जाके लोग सैंथवार है, तो सैंथवार को लोग कुर्मी ही समझते थे। इवन आरपीएन सिंह को लोग अभी आप देखेंगे तो कहेंगे कुर्मी जाति के नेता, क्योंकि वो शाही सैंथवार परिवार से है, कुर्मी से ही बिल्कुल मिला जुला है। अभी तक उनकी गणना कुर्मी जाति में ही होती थी। तो भाजपा ने क्या किया है कि वो सैंथवार, जैसे आप देखेंगे पिपराइच में जो विधायक हैं भाजपा के धर्मेंद्र सिंह, तो वो भी सैंथवार जाति से है। तो भाजपा ने कुर्मी के साथ जुड़ी जाति सैंथवार है, उसको अभी तक उसको इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला था। अगर आप पूर्वांचल में देखें, गोरखपुर में भी बहुत बड़ी रैली हुई है सैंथवार बल महासभा की। तो अब सैंथवार, ये भाजपा ने जो छोटी छोटी जातियां हैं उनको जो अपना वोट बैंक बनाना शुरू किया है, तो उसी के एक कड़ी के तौर में भाजपा ने आरपीएन सिंह को दिया, और उनका वहां पर एक जनाधार है। तो वो पहले से ही उनको जब लाया गया था भाजपा में तो उनको कुछ ना कुछ आश्वासन दिया गया था,
उसी की पूर्ति के लिए लोकसभा चुनाव के पहले उनको राज्यसभा का अच्छा, तो ये मेरा अगला सवाल हिमांशु और आशीष दोनों से है। अब नवीन जैन को आगरा से हैं, मेयर रह चुके हैं, टिकट मिल गया, तो मान लिया जाए अनिल जैन को लोकसभा में टिकट नहीं मिलेगा? मैं आपको बता दूं कि अगर अनिल जैन को राज्यसभा का टिकट मिला है, इसका ये मतलब नहीं है कि नवीन जैन को मिला है, अनिल जैन को नहीं मिला। सॉरी, नवीन जैन को जो राज्यसभा का टिकट मिला है, इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि अनिल जैन जो है लोकसभा नहीं लड़ना चाहते। उन्होंने अभी अपनी दावेदारी जो है दिल्ली की लोकसभा सीट पे और फिरोजाबाद, जहां से वो आते हैं मूल रूप से, जहां के रहने वाले हैं, फिरोजाबाद बिल्कुल आगरा से लगी हुई सीट है, वहां से उन्होंने जो है अपने दोनों ऑप्शंस पार्टी को दिए हैं कि चाहे तो पार्टी उन्हें लड़ा सकती है। उन्होंने साउथ दिल्ली यानी दक्षिण दिल्ली का, चांदनी चौक का, ईस्ट दिल्ली का भी जो है ऑप्शन दिया और पार्टी उन्होंने कहा पार्टी जहां से उनको चाहे वहां से चुनाव लड़वाए। इसका मतलब हो सकता है कि अनिल जैन के लिए मुसीबत बढ़ जाए, क्योंकि जो नवीन जैन है अगर उनको टिकट मिला है, मैं ये मानता हूं, लेकिन अनिल जैन एक प्रोपोर्शन भी तो देखा जाएगा। बिल्कुल देखा जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि फिरोजाबाद और आगरा बिल्कुल लगे हुए क्षेत्र हैं और दोनों। अनिल जैन के साथ एक चीज बड़ी अच्छी ये है कि अनिल जैन नहीं है, वो अनिल अग्रवाल है, इसीलिए मेरठ से भी नाम चल रहा है, ये आप जोड़ना भूल गए। हाँ, मेरठ से भी है और उन्होंने कहा जहां से पार्टी उनको चाहे वहां से चुनाव लड़वा ले। हाँ, गाजियाबाद से भी लड़वा ले जी। तो और इस तरह दर्शकों को पता चला कि नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, फिरोजाबाद, कई ने कहा आगरा, इटावा, कानपुर देहात, जहां से देवेंद्र सिंह भोले सांसद, ये वो सीटें हैं जहां माना जा रहा है कि उम्मीदवारों का बदलना लगभग तय है। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्टाइल है ना चुनाव का, वो यही है कि 30% तो मिनिमम लोगों की टिकट्स को जो है वो काटिए, अच्छा, और नए लोगों को लाइए। अगर कहीं पे भी थोड़ा भी फीडबैक खराब है तो उनको लगता है कि उम्मीदवार बदल देना चाहिए। अच्छा। और एंटी इनकम्बेंसी उनको हमेशा लगता है कि अगर सांसद अपने क्षेत्र में नहीं जाता है, विधायक अपने क्षेत्र में नहीं जाता है, तो उनकी जगह नए चेहरा लाइए। पार्टी संगठन के साथ मिलकर चुनाव जीतना, फिर कोई और जीत जाएगा। अच्छा, यूपी की लिस्ट को लेकर क्या टिप्पणी है आपकी, क्या रहा दिल्ली में? अभी मुझे लगता है कि दिल्ली ने बड़े सोच विचार कर किया और सुधांशु त्रिवेदी को सिर्फ रिपीट किया यूपी से। उसके एक कारण यह है कि सुधांशु त्रिवेदी को जो है वो 4.25 साल का जो है वो समय मिला था। अरुण जेटली के देहांत के बाद जो राज्यसभा की सीट खाली हुई थी, उस सीट पे उनको लाया गया था। और दूसरा, सुधांशु त्रिवेदी से भी पूछा गया तो उन्होंने कानपुर, रायबरेली और लखनऊ क्षेत्र की कोई भी, ये आप लोग सुधांशु त्रिवेदी की ससुराल कानपुर का जिक्र कर देते हैं, सतीश महाना के समर्थकों की दुखदुखी बढ़ जाती है। विधानसभा अध्यक्ष भी दावेदारी किए हुए। नहीं, उन्होंने कहा था अब तो दुखदुखी बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है सौरभ जी, क्योंकि अब तो वो राज्यसभा में चले गए, तो सतीश महाना की भी दुखदुखी नहीं बननी चाहिए, या दिनेश प्रताप सिंह या अदिति सिंह की भी दुखदुखी नहीं बढ़नी चाहिए। पर उस सामाजिक समीकरण का क्या होगा जिसमें कुछ सीटें बीजेपी ने ब्राह्मण समाज के लिए मार्क कर रखी हैं? अलीगढ़ 1, कन्नौज 2, कानपुर 3, झांसी या बांदा में से कोई एक 4, देवरिया 5, कुशीनगर 6। देखिए, और श्रावस्ती भी जोड़ लें, ददन मिश्रा वाली तो है। सौरभ जी एक बार सवाल ददन मिश्रा वाली सीट भी जोड़ लें तो 7, श्रावस्ती। हाँ, श्रावस्ती भी है। और भारतीय जनता पार्टी श्रावस्ती के लिए मैं एक चंदौली में महेंद्र पांडे, श्रावस्ती नहीं लेकिन अंबेडकर नगर के लिए कह सकता हूँ कि बीएसपी के जो वहां वर्तमान में सांसद हैं रितेश पांडे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के टच पे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अंबेडकर नगर से उनको जो है भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार बनाए। तो फिर उनके पिताजी को अपना प्रताप दिखाना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव जीत के पहुंचे हैं, राज्यसभा के चुनाव में बिल्कुल ये प्रताप जरूर दिखाना पड़ेगा। और इस तरीके से जैसे श्रावस्ती में ददन मिश्रा थे, पहले वो चुनाव हार गए थे और अभी चुनाव भी आ रहे थे, काउंटिंग के दिन लठ भी चला था। हाँ, तो मुझे लगता है कि ब्राह्मण बहुल सीटों पे लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी है, उनका रिपीट होगा क्या? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपने इतना लंबा पॉज ले लिया, आधा जवाब तो उसी में मिल गया। सौरभ जी, विवादास्पद सीटों पर अंतिम फैसला जो है
वो बड़ा सोच विचार कर लिया जाएगा। अगर एक चीज भारतीय जनता पार्टी की आज की समझ लीजिए, जो जीत सकता है सीट उसी को दी जाएगी। अब वो अजय मिश्रा टहनी हो या रमेश बिदुड़ी हो या अन्य कोई लेकिन यूपी की लिस्ट में हमें एक ये दिखा कि एक सुधांशु त्रिवेदी को छोड़ दें टीवी डिबेट फेस, तो उससे, और सुधांशु त्रिवेदी को जो लोग जानते हैं वो बताएंगे कि किस तरीके से उनका नानाजी देशमुख और उन सब से जुड़ाव रहा है। तो वो बहुत युवा काल से ही वो संघ और भाजपा दीक्षित व्यक्ति हैं, पर उससे इतर हमने देखा कि पूरी की पूरी लिस्ट स्थानीय समीकरणों से लैस है। वो वैसा नहीं कि दिल्ली से नेता भेज दिए गए या कुछ हुआ। नहीं, बिल्कुल। देखिए, स्थानीय समीकरणों को मद्देनजर रखते हुए, जातीय समीकरणों को मद्देनजर रखते हुए, और उस सबके पीछे एक तरीके की जो सोच है ना, और उनका होमवर्क सुनील बंसल के द्वारा किया गया। वो संगठन महामंत्री थे उत्तर प्रदेश के, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के मामलों में ये माना जा सकता है कि वो जो राय देते हैं वो पार्टी आलाकमान उस पर विचार भी करता है और उन विचारों को तवज्जो भी मिलती है, और ये माना जा सकता है कि उनके सुझावों को पार्टी मान भी लेती है। अच्छा, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। बस यहीं पे बता दीजिए कि योगी आदित्यनाथ के इसमें कितने नाम आए। हिमांशु ने कहा सुनील बंसल की राय टिप्पणियों का अभी भी बड़ा अहम योगदान है, संगठन मंत्री रहे, अमित शाह के साथ क्लोजली काम किया। सुनील बंसल की जगह अब धर्मपाल आ गए हैं संगठन मंत्री के तौर पर। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर भूपेंद्र चौधरी हैं जो सुनील बंसल की पसंद बताए गए। ये भी बताया जा रहा है कि जिस तरह का सामंजस्य योगी आदित्यनाथ और स्वतंत्र देव सिंह के बीच था जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, वैसा सामंजस्य योगी आदित्यनाथ और भूपेंद्र चौधरी के बीच नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर से संगठन मंत्री को मशक्कत करनी पड़ रही है कि सरकार और संगठन को एक साथ लेकर चलें। राज्यसभा की लिस्ट के हिसाब से देखें या दावेदारों की गणेश परिक्रमा के हिसाब से देखें तो योगी आदित्यनाथ के यहाँ कितनी चहलकदमी है? योगी आदित्यनाथ के यहाँ पूरी चहलकदमी है। देखिए, योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा संगठन के कामों में बहुत ज्यादा इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होते। उनका अपना एक पैटर्न है, गोरखपुर है, सब जगह जहां पर जरूरत होती है वहां पर वो अपना राय देते हैं। उनकी राय को पूरा उनको तवज्जो दी जाती है। संगठन में कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये इसमें बहुत योगी आदित्यनाथ की चलती है। हाँ, जैसे किसको अभी बहुत सी सीटें अभी खाली चल रही हैं, खासकर राज्य मंत्री जो दर्जे होते हैं उसमें उनकी पैरवी चलेगी। तो जो भाजपा का जो कार्यप्रणाली है उसमें एक तय तरीका है कि उसमें जहां सरकार के मसले जुड़े होते हैं उसमें ही योगी आदित्यनाथ को अपना पूरा कमांड है। और जब संगठन के जो निर्णय होते हैं, कोई नई स्कीम चल रही होने वाली होती है या कुछ कहीं नहीं बने, तो उनकी राय ली जाती है। अगर उनकी राय को लगता है कि संगठन को तवज्जो देना है तो वो बिल्कुल उसको उस पर आगे बढ़ा जाता है। ये तो बिल्कुल अलग अलग है। मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कि रिजिड हो गए हों योगी आदित्यनाथ अपने किसी आदमी को आगे भेजने के चक्कर में। तो ऐसा फिलहाल अभी तक तो नहीं नजर आया है। वो एक अनुशासन बना हुआ है जो काम पड़ा। ये भी कहा जाता है खासकर ये जो 2 ये भी कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ जिले के लेवल की पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व भी नहीं कर रहे हैं। ही इज लुकिंग एट द बिगर टारगेट, और उसमें उनको पता है कि संगठन को अंततः सांगठनिक क्षमता के अलावा एक वोट कैचिंग एबिलिटी वाला फेस भी चाहिए, जो एक सरकार के मुखिया के नाते वो हैं भी।